आज हम संख्या पद्धति के बारे में जानेंगे। संख्या पद्धति जिसे अंग्रेजी में कहा जाता है नंबर सिस्टम। संख्या पद्धति को अंग्रेजी में कहा जाता है नंबर सिस्टम। तो इसमें हम संख्याओं के प्रकार के बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहला प्रकार पढ़ेंगे हम प्राकृत संख्या। प्राकृत संख्या है वो 1 2 3 4 ऐसे करते करते यदि अनंत तक जाए तो वो कहलाती है प्राकृत संख्याएं। पूर्ण संख्या 0 से स्टार्ट होकर के 1 2 3 अनंत तक जाए, तो ऐसे करते करते यदि अनंत तक जाए तो वो कहलाती है पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या तब प्राकृत संख्या में अंतर क्या है कि प्राकृत संख्या है उसमें जीरो शामिल नहीं है, लेकिन पूर्ण संख्या में जीरो शामिल है। पूर्णांक है, पूर्णांक में तो पूर्णांक धनात्मक भी हो सकता है ऋणात्मक भी हो सकता है। धनात्मक कैसे, जैसे कि +1 +2 +3 प्लस, तो ऐसे करते करते यदि प्लस अनंत तक जाए तो वो कहलाती है धनात्मक पूर्णांक संख्या। फिर आ जाती है ऋणात्मक पूर्णांक संख्या, -1 -2 -3 माइनस अनंत तक जाए तो वो कहलाती है ऋणात्मक पूर्णांक। जीरो भी क्या है, पूर्णांक है। अब आ जाता है सम संख्याएं, जिसे अंग्रेजी में कहा जाता है इवन नंबर। अब सम संख्याएं किसे कहेंगे, वे संख्याएं जो 2 से पूर्णतः भाज्य हो। पूर्णतः भाज्य का मतलब उसमें 2 का भाग देने पर शेषफल बचे 0। अथवा आप ऐसा कह सकते हो सम संख्या कौन सी होगी, वे संख्याएं जिनके इकाई अंक 0 2 4 6 8 में से कोई भी हो। एग्जाम्पल के लिए आप देख सकते हो 12 है, 12 में इकाई का अंक 2 है, इसका मतलब ये सम संख्या है। फिर आ जाता है 144, इसमें इकाई का अंक 4 है, इसका मतलब ये सम संख्या है। उसी प्रकार इसमें 1008 है, इसका इकाई का अंक 8 है, तो ये सम संख्या है। फिर आ जाता है विषम संख्या, वे संख्याएं जो 2 से पूर्णतः भाज्य नहीं हो, इकाई का अंक 0 2 4 6 8 के अलावा कोई अंक हो, तो वो विषम संख्याएं कहलाती है। जैसे कि 77 है, 77 में इकाई का अंक 7 है, ये 0 2 4 6 8 में से नहीं है, इसका मतलब ये विषम संख्या है। फिर आप ले सकते हो जैसे कि 169 है, तो ये देख सकते हो 169 है, 69 में देख सकते हो इकाई का अंक 9 है, इसका मतलब ये विषम संख्या है। तो आप देख सकते हो, सबसे आपसे पूछा जाए सबसे छोटी सम संख्या कौन सी है, सबसे छोटी सम संख्या होगी 2। ठीक है। अब आ जाता है सबसे छोटी विषम संख्या कौन सी होगी, सबसे छोटी विषम संख्या होगी 1। अब हम भाज्य संख्याओं के बारे में जानेंगे। वे संख्याएं जिनके एक तथा स्वयं के अलावा गुणनखंड हो भाज्य संख्याएं कहलाती है। जैसे कि 4 है, 4 के हम गुणनखंड कैसे देख सकते हैं, 4 को हम 4 × 1 लिख सकते हैं, यानी कि 4 हो गया और 1 हो गया, तो ये 2 गुणनखंड हो गए। अब क्या 4 का गुणनखंड 2 × 2 भी देख सकते हैं, तो इसका एक तथा स्वयं के अलावा भी गुणनखंड है। स्वयं यानी कि 4 स्वयं हो गया, एक अलग हो गया, ये 1। और 2 × 2 ये अलग हो गया, क्योंकि 2 इसमें था ही नहीं। एक तथा स्वयं के अलावा गुणनखंड हो गया, मतलब ये भाज्य संख्या हो गई। इसी प्रकार 6 देख सकते हो, 15 देख सकते हो। सबसे छोटी भाज्य संख्या 4 होती है। अब आ जाता है अभाज्य संख्याएं। वे संख्याएं जिनका एक तथा स्वयं के अलावा कोई गुणनखंड नहीं हो, अभाज्य संख्याएं कहलाती है। जैसे कि सबसे पहले अभाज्य संख्या दे रखी है 1 × 2, तो इसका और कोई गुणनखंड नहीं है। फिर आ जाता है 3 × 1, तो इसके अलावा कोई गुणनखंड नहीं है। अब जो एक आता है, एक जो है न तो भाज्य है न ही अभाज्य है। अब पहले आप 1 से 50 तक की अभाज्य संख्या देख सकते हो, 2 3 5 7 11 13 17 19 23 29 31 37 41 43 47। 1 से 50 तक अभाज्य संख्याओं की संख्या होती है 15, 15 यहाँ लिखी हुई है। और 50 से 100 तक अभाज्य संख्या होती है 10, ये नीचे लिख रखी है। फिर आ जाते हैं 2, 2 सबसे छोटी अभाज्य संख्या है पहले तो, और एक मात्र सम अभाज्य संख्या है। सम भी है और अभाज्य संख्या भी है, तो ये सिर्फ 2 है। बाकी कोई भी जो अभाज्य संख्या है वो सम नहीं है, ये आप देख सकते हो। अब आ जाता है सअभाज्य संख्याएं। सअभाज्य संख्याएं किसे कहेंगे, कोई भी 2 संख्याएं ले लें जिनका एक के अलावा कोई भी उपनिष्ठ गुणनखंड नहीं हो। जैसे कि 2 है, 2 का 1 × 2 लिखेंगे, 1 × 3, तो इसका गुणनखंड है, तो उपनिष्ठ गुणनखंड 1 ही होगा। इसका मतलब हमेशा 1 ही आएगा सअभाज्य संख्याओं का। इसी प्रकार आप देख सकते हो 2 और 3, 3 और 5, 5 और 6, 9 और 16, ऐसे और आप भी देख सकते हो 2 जोड़े जिनका एक ही उपनिष्ठ गुणनखंड हो, वो भी 1 हो। LCM बराबर 1 होना चाहिए, यानी कि मतलब 1 होना चाहिए। अब आ जाती है पूर्ण संख्या। किसी संख्या के सभी भाजकों का योग स्वयं को छोड़कर उसी संख्या के बराबर हो, तो वो संख्या पूर्ण संख्या कहलाती है। जैसे कि 6 है, 6 में 1 का भाग जाता है, 2 का जाता है, 3 का भाग जाता है,
और इन जो ये भाजक है और 6 का भी जाता है तो 6 स्वयं को छोड़ देना है, इनका योग करेंगे तो इनका योग 6 आ रहा है। इसका मतलब ये कौन सी संख्या है? पूर्ण संख्या यानी कि परफेक्ट नंबर है। फिर आ जाता है 28 आ जाता है। 28 में आप देख सकते हो इसमें 1 का भाग जाता है, 2 का भाग जाता है, फिर 4 का भाग जाता है, 7 का भाग जाता है, 14 का भाग जाता है। और इनका आप योग करोगे, इन भाजकों का योग करोगे तो भी 28 आ रहा है। इसका मतलब 28 भी क्या है? एक पूर्ण संख्या है। इसी प्रकार आप आगे और भी देख सकते हो। तो इनके बारे में आपको बेसिक नॉलेज देती है। परिमेय संख्या वे संख्या है जिन्हें p बटे q के रूप में लिखा जा सके जहाँ q बराबर 0 नहीं होना चाहिए, तो वे परिमेय संख्या कहलाती है। जैसे कि 2 भी एक परिमेय संख्या है, -1/2, 5/4 ऐसे उदाहरण देख सकते हो। ये प्लस में भी हो सकती है, माइनस में भी हो सकती है। एक भी एक क्या है? परिमेय संख्या है, क्योंकि 1/1 इसे भिन्न के रूप में लिखा जा सकता है, यानी कि p बटे q के रूप में लिखा जा सकता है। जहाँ p बराबर क्या होता है? अंश, और q बराबर क्या है? हर। तो आप लिख सकते हो ये p बराबर है अंश, q बराबर है हर। और यहाँ लिखा हुआ है हर 0 नहीं होना चाहिए, क्यों बराबर 0 नहीं होना चाहिए, इसका मतलब हर 0 नहीं होना चाहिए। फिर आ जाता है अपरिमेय संख्या है वे संख्या जिन्हें p बटे q के रूप में नहीं लिखा जा सके। और दूसरा है कि अनावर्ती दशमलव संख्या होती है, वे भी ये अपरिमेय संख्या होती है। जैसे कि पाई है, पाई का मान है दशमलव के बाद में परिवर्तित होता रहेगा, 3 पॉइंट, फिर 1, 4 ऐसे आगे बढ़ता रहेगा, फिर अलग अलग आएंगे, सेम संख्या रिपीट नहीं होगी, इसलिए अपरिमेय संख्या है। √2 भी क्या है? एक अपरिमेय संख्या है। √3 भी क्या है? अपरिमेय संख्या है। √5 भी क्या है? अपरिमेय संख्या है, क्योंकि ये अनावर्ती दशमलव संख्या आएगी इससे। अब देखो, एक आ जाता है 1/3, 1/3 है, ये आपसे पूछा जा सकता है ये क्या है? परिमेय संख्या है अपरिमेय संख्या? तो आप क्या बताओगे? ये परिमेय संख्या है। क्यों है? क्योंकि इसका मान आप निकालोगे तो 0.333 ऐसे बढ़ता जाएगा आगे। तो इसको आप ऐसे आवर्ती दशमलव संख्या है, क्योंकि बार बार आवर्ती हो रही है, इसका मतलब ये आवर्ती दशमलव संख्या है। तो 0.3 का बार लिख सकते हो इसको। तो ये हो गई परिमेय तथा अपरिमेय संख्या। हमने परिमेय तथा अपरिमेय संख्या के बारे में पूरा जान लिया, इसमें कोई डाउट नहीं बचा होगा आपके। आप जातीय मान के बारे में जानिए। जातीय मान क्या होता है? किसी संख्या के जिस अंक का जातीय मान पूछा जाता है वही उसका जातीय मान होता है। जैसे कि आपसे पूछा जाए कि 356 दे रखा है, तो इसमें आपसे पूछा जाए 5 का जातीय मान क्या है, तो 5 बताओगे। 3 का जातीय मान क्या है, तो 3 ही है। 6 का जातीय मान क्या है, तो 6 ही है। स्थानीय मान होता है वो अलग अलग होता है। जैसे किसी संख्या के अंक का स्थान के अनुसार जो मान होता है वो स्थानीय मान कहलाता है। जैसे कि 356 है, इसमें 5 है, 5 के बाद 5 है, इसमें 5 का स्थानीय मान क्या होगा? 5 के बाद में कितना अंक है? 1 है, तो इसके 5 का स्थानीय मान हो जाएगा 7 के पीछे 1 0 लग जाएगा। अब 3 का स्थानीय मान है, स्थान के अनुसार ये 3 डबल 0 हो जाएगा, क्योंकि 2 अंक के बाद में। तो इस प्रकार ये स्थानीय मान और जातीय मान ज्ञात किए जाते हैं। जातीय मान वही संख्या होती है जो संख्या पूछी जाती है, चाहे संख्या कितनी भी बड़ी हो। आप जातीय मान के बारे में जानिए। जातीय मान क्या होता है? किसी संख्या के जिस अंक का जातीय मान पूछा जाता है वही उसका जातीय मान होता है। जैसे कि आपसे पूछा जाए कि 356 दे रखा है, तो इसमें आपसे पूछा जाए 5 का जातीय मान क्या है, तो 5 बताओगे। 3 का जातीय मान क्या है, तो 3 ही है। 6 का जातीय मान क्या है, तो 6 ही है। स्थानीय मान होता है वो अलग अलग होता है। जैसे किसी संख्या के अंक का स्थान के अनुसार जो मान होता है वो स्थानीय मान कहलाता है। जैसे कि 356 है, इसमें 5 है, 5 के बाद 5 है, इसमें 5 का स्थानीय मान क्या होगा? 5 के बाद में कितना अंक है? 1 है, तो इसके 5 का स्थानीय मान हो जाएगा 7 के पीछे 1 0 लग जाएगा। अब 3 का स्थानीय मान है, स्थान के अनुसार ये 3 डबल 0 हो जाएगा, क्योंकि 2 अंक के बाद में। तो इस प्रकार ये स्थानीय मान और जातीय मान ज्ञात किए जाते हैं। जातीय मान वही संख्या होती है जो संख्या पूछी जाती है, चाहे संख्या कितनी भी बड़ी हो। आज हम जानेंगे योगात्मक दशमलव क्या होता है। तो दशमलव पहले क्या होता है? दशमलव कभी किसी संख्या में जैसे योग करे, योगात्मक दशमलव यानी कि उस संख्या का योग करे, उस संख्या पर कोई भी प्रभाव नहीं पड़े। a + 0 बराबर a गुणात्मक दशमलव है, a × 1 बराबर a, यानी कि 1 इसका क्या है? दशमलव है। गुणात्मक दशमलव का नाम है 1, और जो योगात्मक दशमलव है वो है 0। अब इसी प्रकार भाग के लिए यदि दशमलव हो वो भी क्या होगा? 1 होगा। अब योग के लिए है तो घटाव के लिए दशमलव हो वो भी क्या होगा? 0 होगा। अब योगात्मक प्रतिलोम,
यानी कि हम योगात्मक योग में उल्टा क्या हो जाएगा, यानी कि माइनस हो जाएगा। तो a प्लस माइनस ए बराबर क्या आ जाएगा, 0। गुणात्मक प्रतिलोम क्या हो जाएगा, a इंटू 1/a बराबर 1, क्योंकि a से 1 कट जाएगा तो आ जाएगा 1। अब महत्वपूर्ण कुछ बिंदु है, शून्य न तो धनात्मक होता है न ही ऋणात्मक होता है। प्रत्येक सम संख्या का वर्ग एक सम संख्या होगी, प्रत्येक विषम संख्या का वर्ग भी एक विषम संख्या होगी। दो परिमेय संख्याओं अथवा अपरिमेय संख्याओं के बीच में अनंत परिमेय अथवा अपरिमेय संख्याएं हो सकती हैं। ये आज हम संख्याओं का पूरे प्रकार पढ़ेंगे। परिभाषाएं पहले पढ़ चुके हैं। अब आ जाता है संख्याएं। संख्याओं को मुख्य रूप से दो भागों में बांटा गया, वास्तविक संख्या तथा काल्पनिक संख्या। अब वास्तविक संख्या किसे कहेंगे, पूरी परिमेय संख्याओं तथा अपरिमेय संख्याओं को हम वास्तविक संख्या कहेंगे। और जो वास्तविक संख्या होती है, इनका जो वर्ग होगा वो हमेशा धनात्मक होता है। अब आ जाता है काल्पनिक संख्या। काल्पनिक संख्या रूट में और माइनस में हो, रूट में कोई भी माइनस में संख्या हो वो काल्पनिक संख्या होगी। अब आ जाता है मिश्रित संख्या। मिश्रित संख्या जैसे कि कोई हमने वास्तविक संख्या ले ली, 1 प्लस माइनस रूट माइनस 1 ले लिया, तो ये मिश्रित संख्या हो गई। फिर आ जाती है वास्तविक संख्या हो गई परिमेय तथा अपरिमेय संख्या। फिर आ जाती है अपरिमेय संख्या, जैसे p बटे q के रूप में नहीं लिखा जा सके। परिमेय संख्या वे संख्या है जिन्हें p बटे q के रूप में लिखा जा सके, जहाँ पर q यानी कि हर जीरो नहीं होना चाहिए। फिर परिमेय संख्याओं को और विभाजित किया जाता है पूर्णांक और भिन्न के रूप में। पूर्णांक होते हैं वो धनात्मक भी हो सकते हैं, ऋणात्मक भी हो सकते हैं। शून्य भी एक पूर्णांक है। तो ऋणात्मक पूर्णांक में -1 -2 ऐसे बढ़ते जाए, अनंत तक जाए तो वो ऋणात्मक पूर्णांक हो जाएंगे। फिर 1 2 3 ऐसे गिनती में जाए धनात्मक पूर्णांक होंगे। फिर शून्य एक पूर्णांक है। अब आ जाती है प्राकृत संख्या। धनात्मक पूर्णांक होते हैं वो प्राकृत संख्या भी होती है। हमने प्राकृत संख्याओं की पहले परिभाषा पढ़ी, उसमें पढ़ा था कि 1 2 3 ऐसे जाते जाते यदि अनंत तक जाए तो वो प्राकृत संख्या होती है। अब प्राकृत संख्याओं को मुख्य रूप से 4 भागों में बांटा गया। एक तो हो जाती है अभाज्य संख्याएं। अभाज्य संख्या किसे कहेंगे, वे संख्याएं जिनमें जिनका एक तथा स्वयं के अलावा कोई भी गुणनखंड नहीं हो, वो अभाज्य संख्याएं कहलाती हैं। जैसे कि 2 3 5। हमने ये भी पढ़ा था कि सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 है, और सबसे छोटी जो सम अभाज्य संख्या है वो भी क्या है, 2। एकमात्र जो सम अभाज्य संख्या है वो क्या है, 2। भाज्य रूट या यौगिक संख्याएं किसे क्या कहा जाता है, ये 4 है 6 है। वे संख्याएं जिनका एक तथा स्वयं के अलावा भी गुणनखंड हो वो भाज्य संख्याएं कहलाती है। फिर आ जाता है सम संख्याएं। वे संख्याएं जिनके इकाई क्रम 0 हो, 2 हो, 4 हो, 6 हो या 8 हो, विषम संख्याएं कहलाती है। विषम संख्याएं वे संख्याएं जिनके इकाई का अंक 0 2 4 6 8 के अलावा कोई हो तो वो विषम संख्याएं कहलाती हैं। अब हम दशमलव को भिन्न में बदलने के बारे में जानेंगे। उससे पहले हम देख लेते हैं दशमलव संख्या किस प्रकार से होती है। जिस प्रकार आपने देखा होगा कि भाई कोई संख्या यदि बार बार आ रही है, जैसे कि 0.333 ऐसे बार बार आता जा रहा है तो हम लिखते हैं 0.3 बार। यदि कोई दो संख्याएं रिपीट हो रही है कि भाई, यदि ऐसा दे रखा है कहीं पर भी 0.32 बार, यानी कि ये क्या हो रहा है, ये 32 है, बार बार आ रहा है 32 ऐसे आ रहा है। जितनी संख्या बढ़ती जाएगी उसी के अनुसार ये आता जाता है। उसके बाद में आप देख सकते हो कहीं कहीं आप देखते हो आपको दिया हुआ मिलता है 1.14 पर बार। तो आप देख सकते हो ऐसा दिया होता है 144, क्योंकि जिस संख्या पर बार है वही रिपीट हो रही है, तो 1.144 बार ऐसे है। इसका मतलब ये ऐसे हुई। तो अब आप देख सकते हो कहीं कहीं आपको क्या होता है, यदि आपको इस फॉर्मेट में दे रखा है 0.x के फॉर्मेट में, 0.x कैसे, यदि 0.4 दे रखा है, इसको आपको भिन्न के रूप में बदलना है, आप कैसे बदलोगे। तो उसके लिए इसके बट्टे में कुछ भी नहीं लिखा है, इसके बट्टे में आप 1 लिख सकते हो। आप ऊपर नीचे सेम संख्या से गुणा कर सकते हो। किसी भी संख्या को आप ऊपर नीचे सेम संख्या से गुणा कर सकते हो। ये आपको गणित में छूट रहती है। आप सेम संख्या यानी कि हम 10 से गुणा कर देते हैं। यदि 10 को 0.4 से गुणा करेंगे तो उत्तर आ जाएगा 4। 1 को यदि 10 से गुणा करेंगे तो उत्तर आ जाएगा 10। तो ये भिन्न हमें प्राप्त होगी। इसको आगे भी हल कर सकते हैं क्योंकि दोनों में 2 का भाग जा रहा है। आगे हम भाजकता के नियम जानेंगे तब हम इसको अच्छे से और जानेंगे। बाकी आप जानते हो कि 2 के पहाड़े में 4 आता है, 2 के पहाड़े में 10 भी आता है। तो आप
2 के बाद कितनी बार बोलने पर 4 आता है 2 बार, और 2 का बार कितनी बार बोलने पर 10 आता है 5 बार। ये तो हो गया 0.x का फॉर्मेट। यदि आपको 0.xy दे रखा है, इसको यदि भिन्न के रूप में बदलना है, आपको पहले xy लिख देना है और पॉइंट के बाद में जितने जीरो होते होते एक के आगे लिख देना है। आपको यदि 0.xyz ऐसे दे रखा है तो भी आपको दो संख्या दे रखी है वो ऊपर लिख देंगे, यहाँ पर दो संख्या दे रखी है वो ऊपर लिख दोगे, उसके बाद में एक के आगे जितने अंक है उतने ही जीरो लिख दिए जाते हैं। या पॉइंट के बाद में यहाँ जितने अंक होंगे उतने एक के आगे अंक लिख दिए जाते हैं। आपको यदि ऐसा दिया जाए 1.0.x का बार, यानी कि आपको ऐसा भी कहीं कहीं दिया हो सकता है 0.2 का बार या 0.3 का बार। इसको आपको कहा जाए भिन्न में बदलना है तो आप कैसे बदलोगे? उसके लिए ये दे रखा है 0.3 का बार दे रखा है, इसका मतलब 0.3 का बार यानी कि 0.3 ऐसे रिपीट होता जा रहा है। क्या x बराबर आप ऐसा मान सकते हो कि x बराबर ये दे रखा है, यदि 10x यानी कि इधर भी गणित में ये दोनों और गुणा भी कर सकते हैं बराबर के चिन्ह के दोनों और हम यहाँ तो भिन्न में है तो ऊपर अंश और हर में सम संख्या से गुणा कर सकते हैं। और 10x बराबर क्या आप है, इसको यदि 10 से गुणा करोगे तो आ जाएगा 3.333 ऐसे ऐसे आता जा रहा है। तो आप क्या ऐसा लिख सकते हो कि 10x बराबर 3 को अलग कर दो और जो पॉइंट के आगे वाले अंक हैं उनको अलग कर दो, 0.333 ऐसे आ रहा। क्या आप 10x बराबर 3 प्लस x लिख सकते हैं? तो यदि हम इसको पक्षांतरण करेंगे, x इधर प्लस में है इधर, यदि हम पक्षांतरण करेंगे ये माइनस में आ जाएगा, 10x माइनस x बराबर आ जाएगा 3 और 10x माइनस x के पीछे बचा 9x बराबर आ जाएगा 3। x बराबर, अब जो यहाँ पर एक कोई भी चिन्ह नहीं दे रखा है, इसका मतलब गुणा का चिन्ह दे रखा है। पक्षांतरण में ये होता है तो गुणा में है वो भाग में चला जाता है 3/9, तो ये आ जाएगा इसका मान। यदि ये x 0.x बार दे रखा है, इसको हम हल करेंगे, ये आ जाएगा 3/9। अब इसी प्रकार ये तो आपको एक दे रखा था, पॉइंट के बाद में एक के ऊपर बार दे रखा था, यदि 2 के ऊपर बार दे रखे तो आप कैसे करोगे? उसके लिए आप x y ऊपर लिख दोगे, जो अंक पीछे दे रखे बार के वाले अंक वो लिख दोगे, नीचे जितने अंक है उतने 9 लिख दोगे, तो ये हल हो जाएगा। उसके बाद में आप है एक नया फॉर्मेट देखोगे, उसमें आपके एक के ऊपर बार नहीं दिया गया है, बाकी के ऊपर बार दिया गया है। तो यहाँ पर है, इसको हल करने के लिए हम क्या करेंगे, एक्स वाई को पूरा हम लिख देंगे, जिसके ऊपर बार है उसको आगे लिखेंगे, उसमें 9 लिखेंगे, जिस संख्या के ऊपर जितनी संख्या के ऊपर बार होगा उसके उतने ही 9 लिखे जाते हैं, और जिस संख्या के आगे ऊपर बार नहीं है वो कितनी संख्या है उतने ही 0 लिखे जाते हैं, और जिस संख्या के ऊपर बार नहीं है वो संख्या इसमें से घटाई नहीं जाती है। तो इस प्रकार आप हल कर सकते हो। उसके लिए आप ये एग्जांपल भी ले सकते हो, 0.34 बार। तो इसमें आप देख सकते हो इसको हल कैसे करोगे, आप लिख दोगे 34 लिख दोगे क्योंकि यही अंक है, और उसके बाद में कितने अंकों के ऊपर बार है, एक के ऊपर बार है तो हम कितने 9 लिख देंगे एक, फिर किसके ऊपर बार नहीं है, एक संख्या के ऊपर बार नहीं है तो यहाँ पर 0 लिख देंगे, कौन सी संख्या के ऊपर बार नहीं है वो यहाँ लिख देंगे, तो इसका उत्तर आ जाएगा 31/90। अब एक और फॉर्मेट आता है, उसमें ये होता है कि एक संख्या है वो दशमलव के आगे दे रखी है, बाकी वाली पीछे दे रखी है, पीछे वाले में एक के ऊपर बार नहीं है, एक के ऊपर बार है। तो इसमें हम क्या करेंगे, 1 2 3 दे रखा है यानी कि 123 दे रखा है, उसको 123 लिख देंगे। उसके बाद में कौन सी संख्या कितना अंक है उसके ऊपर बार दे रखा है, तो एक के ऊपर बार तो 9 के साथ लेंगे 1। फिर आ जाता है बगैर बार वाला है, पॉइंट के बाद में कितना अंक है 1 है, तो बाकी वाला जो पॉइंट आगे अंक है उसके लिए हम 0 नहीं लिखेंगे। अब आ जाता है माइनस, अब बार के अलावा वाले हैं वो उसमें से घटा दिए जाएंगे, तो ये उत्तर आ जाएगा 111/90। इसको हम भाग लेके भी आप देख सकते हो, तो उत्तर यही मिलेगा। अब ये दे रखे तो इसको हम एक्स वाई के फॉर्मेट x
वाई जेड बार दे रखा है, तो हम क्या करेंगे, तो हम इसके लिए लिखेंगे एक्स वाई जेड बटे 9 0 माइनस एक्स वाई। ये हम यदि सूत्र लिखना चाहे तो ये लिख सकते हैं, और बाकी बगैर सूत्र के करें तो समझ के कर सकते हैं, जिस हिसाब से समझाया गया उस हिसाब से आप कर सकते हो।